Welcome to my class. I am Shivam Pandey and in today's video I am going to explain first chapter of science for class 10th students and the chapter name is chemical reactions. If you haven't subscribed my channel till now, please subscribe it. Let's move forward. केमिकल रिएक्शन शब्द का ही अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल मीन्स होता है रसायन और रिएक्शंस मीन्स अभिक्रिया। इस चैप्टर में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम केमिकल बॉन्ड के बारे में जानेंगे और फिर किस तरीके से मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास you read about physical and chemical changes. Chemical changes result from chemical reaction taking place between substances. In this chapter we shall deal with the chemical reactions and their representation in the form of chemical equations. पिछली कक्षा में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, तो क्या आप सभी को याद है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, चेंज होने के बाद में भी कुछ नया न बने, जो ओरिजिनल था वैसा ही रहे। जैसे कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा था, उसको हमने काट के छोटा छोटा कर दिया, तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास में वुड ही है, कुछ नया नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबाल दिया, पानी उबलने के बाद लिक्विड से क्या हो गया, वेपर में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, केमिकली H2O ही है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज होता है कि जब हम चेंज होने के बाद में जो चीज़ बने वो नहीं बने, पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंस थी वो खत्म हो जाए। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जला दे, लकड़ी को जलाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, राख बचेगी, साथ में हीट और लाइट निकल जाएगी। तो क्या हम अब दोबारा लकड़ी पा सकते हैं? नहीं पा सकते। यह एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाना, आपने भोजन किया, आपकी बॉडी में गया, डाइजेस्ट हो गया, आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड किया, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट फीकल मैटर बन गया। तो क्या अब हम इसको वापस फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह एक केमिकल चेंज है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो पिछली कक्षा में यानी कि क्लास 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा है। क्या इस चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिकल जो चेंजेज है वह केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरीके से सब्सटेंस के बीच में होता है इस चैप्टर में हम जानेंगे, और किस तरीके से केमिकल इक्वेशन के रूप में हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, H2O डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर भी कहते हैं। तो अब हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक, वर्ड्स के रूप में लिखने में बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। The process in which a substance or substances undergo change to produce new substances with new properties are known as chemical reactions. वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ या कई पदार्थ जिनके अंदर जो मिल करके जिनके अंदर एक बदलाव होता है और बदलाव के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें नए लक्षण होते हैं, ठीक, उस प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेज अंडरगो चेंज एंड आफ्टर द चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। वह प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ में बदलाव होता है और बदलाव के बाद में किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है नए गुणों के साथ। इस प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे, गर्म करने पर वह टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में,
ठीक, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। ये दो चीज़ बनेगी। तो अब जब ये चीज़ें बनेगी तो आपको दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि दो नई चीज़ों का निर्माण हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बदलाव होने के बाद। द ब्रेकिंग अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज दस अ केमिकल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यह केमिकल रिएक्शन है। बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट चेंजेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बदल करके दो नए सब्सटेंस को फॉर्म कर देता है, बना देता है, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वह पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in the breaking up of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide, calcium carbonate is the reactant. Similarly, sodium and water are the reactants when they react. कह रहा है कि जो रिएक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, रिएक्शन के लिए जाता है, उसमें हिस्सेदारी लेता है। बाद में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है। तो रिएक्शन में जो पार्ट लेने जा रहा है वो कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्टेंट बोलेंगे। वहीं पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्शन में आके हिस्सा लेगा, रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कह सोडियम और वाटर का रिएक्शन कराओ आपस में, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और बाद में रिएक्ट कर लेंगे तो फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्रोडक्ट। पेज को स्क्रॉल करते हैं। A product is a new substance formed in a chemical reaction. प्रोडक्ट एक नया पदार्थ होता है जो हमेशा केमिकल रिएक्शन में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर। जब हम सोडियम और वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन बनेगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ देखिए, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, Na का रिएक्शन होता है H2O के साथ। अब H2O से क्या होगा, OH निकलेगा और जो Na के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaOH। ठीक है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी बुलाते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये क्या है, गैस है। सिमिलरली इन द ब्रेकिंग अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसी तरीके से जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स। तो देखिए, इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट साइड में जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। यहां देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, रिएक्टेंट है, आर है। इधर ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में पी बोल सकते हैं। यू नो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड बॉन्ड। आप जानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में बंध बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बंध। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वे सीधे सीधे हिस्सा नहीं लेते हैं, पहले मॉलिक्यूल क्या करता है, टूटता है। तो भाई यहाँ CaCO3 मतलब क्या है, कैल्शियम जो है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब टूट टूट के अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, टूटेंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। फर्स्ट दे ब्रेक डाउन इनटू एटम्स एंड दीज एटम्स देन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। पहले मॉलिक्यूल जो होगा वो टूट जाएगा एटम्स के बीच में, जैसे यहाँ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन सब टूट के अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और फिर से नए सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। एटम्स के बीच में नया बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। दैट इज देयर टेक प्लेस रीअरेंजमेंट और रीग्रुपिंग्स ऑफ एटम्स इन वेरियस वेज टू गिव प्रोडक्ट। इसलिए क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, फिर से पुनः व्यवस्था होता है, पुनः आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं और तब जाके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
व्हेन अमोनियम साइनेट इज हीटेड, जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है, डिफरेंट बॉन्ड्स इन अमोनियम साइनेट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, अमोनियम साइनेट मॉलिक्यूल में अलग अलग जो बॉन्ड्स होते हैं टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म टू प्रोड्यूस यूरिया, और नए बॉन्ड्स फिर से बनते हैं जो यूरिया बनाते हैं। अगर फार्मूले को ध्यान से देखेंगे अमोनियम साइनेट के और यूरिया के, तो दोनों में आपको सेम नंबर आप क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वे सेम ही है, बस जो बॉन्ड का पैटर्न था, जो पहले बॉन्ड बना हुआ था वह टूट करके दूसरे तरीके से बन गया, तो एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। जैसे देखो, ध्यान से देखो, अमोनियम साइनेट में 4 हाइड्रोजन है, यूरिया में भी देखो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन है। अमोनियम साइनेट में 2 नाइट्रोजन है, 1 और 2, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। अमोनियम साइनेट में भी 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, और अमोनियम साइनेट में भी 1 ऑक्सीजन है, और यूरिया में भी 1 ऑक्सीजन है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है, लेकिन क्या हुआ, बॉन्ड टूट गए, पहले एटम से दूसरे से सब अलग अलग हो गए, और फिर से रीअरेंजमेंट हुआ, बॉन्डिंग फिर से हुई नए तरीके से, तो क्या बन गया, यूरिया बन गया। पहले क्या था, एक नाइट्रोजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया हुआ था, अब क्या हुआ, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, दोनों अलग अलग नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया, और दोनों ने अपने साथ क्या रखा, 2-2 हाइड्रोजन रखा अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। पहले क्या था, नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन एटम, इस वाले नाइट्रोजन एटम ने इस कार्बन के साथ इधर डबल बॉन्ड बनाया था, यहाँ नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था, अपनी वैलेंसी को पूरा किया था। वहीं पे इस वाले नाइट्रोजन ने क्या किया था, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया था, और साथ में 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया था, अपनी वैलेंसी को पूरा किया था। कार्बन ने क्या किया था, 2 बॉन्ड इधर से लिया था, और 2 बॉन्ड क्या किया था, ऑक्सीजन से ले लिया था, अपनी वैलेंसी पूरा किया था। अब क्या किया, कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए रखा, अपनी वैलेंसी उधर मेंटेन किया, एक नाइट्रोजन के साथ बना लिया, 4 अपनी वैलेंसी पूरी कर लिया। नाइट्रोजन ने इधर से हाइड्रोजन के साथ 2 बना लिया, एक कार्बन के साथ बना 3 हो गया, और इधर से इस नाइट्रोजन ने भी कार्बन के साथ 1, हाइड्रोजन के साथ 2, 3 बना के वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बॉन्डिंग चेंज कर दिया। ठीक, पहले अमोनियम साइनेट में क्या थे, 2 डबल बॉन्ड्स थे, देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड्स हैं उनमें चेंज आ जाएगा, और साथ में उसकी वजह से नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। हियर वी सी दैट, यहाँ हम देखते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ अमोनियम साइनेट एंड यूरिया आर द सेम, अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों का है मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, बट लेकिन देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट एंड दे आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, इनका जो लक्षण है, इनके जो गुण है वे बिल्कुल अलग हैं, और वे दोनों ही क्या है, 2 अलग अलग यौगिक हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। सच कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं, एंड द रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस सच आइसोमर्स आर कॉल्ड आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, और वे रिएक्शन जिनसे ऐसे आइसोमर्स पैदा होते हैं या उनका निर्माण हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन्हें हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऊपर आपके सामने जो रिएक्शन लिखा हुआ है अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने का, यह आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, इसको आप याद कर सकते हो कि अमोनियम साइनेट से जब यूरिया बनेगा, ठीक, तो ये रिएक्शन क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वे सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, इस वजह से इन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है वैलेंसी, तो वैलेंसी की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, कोई भी एटम रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की भागीदारी करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है, रिएक्शन में पार्ट लेने के जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक, इसको हम किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, मतलब जुड़ने की क्षमता। एग्जाम्पल गिवन है, क्लोरीन एटम कैन शेयर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज 1, क्लोरीन एटम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन कैन शेयर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी इज 2, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन कैन शेयर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी इज 3, कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 4 एंड सो ऑन। तो क्लोरीन 1 दे सकता है तो उसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन 2 दे सकता है तो वैलेंसी 2 हो गई। नाइट्रोजन 3 एटम से दे सकता है, सॉरी
3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। इट मीन्स मतलब ये है, इफ कार्बन कंबाइंस विथ क्लोरीन, कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 क्लोरीन एटम्स। कार्बन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कार्बन क्या करेगा, 4 क्लोरीन एटम्स के साथ जुड़ेगा, ठीक, और खुद से 4 इलेक्ट्रॉन देगा, वैलेंसी पूरी करेगा, अपनी 8 कंप्लीट करेगा, ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाएगा और साथ में क्लोरीन को भी स्टेबल बनवाएगा, और फार्मूला क्या बन जाएगा, मान लो फार्मूला CCl4, क्योंकि एक कार्बन क्या बनेगा, CCl4। फार्मूला कैसे लिखा जाता है वो भी यहाँ दिखा रखा है। Therefore the molecular formula of the covalent compound will be, तो भाई देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, क्लोरीन की क्या है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका गुणा हो गया आपस में, ठीक, तो कार्बन का 1 और Cl 4, CCl4 क्या हो गया यहाँ पे बन गया, ठीक है, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। टेट्रा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, 4 के लिए। सब मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल दिया है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो क्या बना, H2O बना। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है, क्या बना, HCl बना। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, H2S बन गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई NH3 बना। फास्फोरस की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई PCl3 बना। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई N2O5 बना। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी के साथ आप मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सम कॉमन मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक मतलब जो एक ही एटम, ठीक है, सिंगल चार्ज देने वाले हैं, उन्हें हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। तो ये देखो कॉपर, ठीक है, Cu+, जिसको हम Q+ आयन कहते हैं। पोटेशियम का K+ है, सिल्वर आयन का क्या है, Ag+ है, सोडियम आयन का Na+ है, मतलब सब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लिथियम आयन Li+ है। प्लस चार्ज का मतलब ये होता है कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूसरे को देते हैं और खुद पे प्लस चार्ज बनाते हैं, तो इन सब ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है। +2 वाले को देख लो, ठीक, मोनोएटॉमिक ही है, मतलब सिंगल एक ही एटम दे रहा है। तो बैरियम है, बैरियम आयन Ba2+, कोबाल्ट आयन CO2+, स्ट्रोंशियम आयन Sr2+, आयरन आयन, ठीक है, यहाँ देखो दो लाइन, मतलब कि ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन देके प्लस चार्ज बना रहा है, इससे ज़्यादा भी बनाने की क्षमता इसकी है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देके प्लस चार्ज बनाता है तो फिर आयन कहते हैं। कॉपर, इसने भी क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, Cu2+ बनाया है। लीड, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, Pb2+ बनाया है। कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन देके Cd2+ बनाया है। मैग्नीशियम आयन Mg2+ बनाया है। मैग्नीज आयन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए Mn2+ है। मरकरी आयन, ठीक, Hg2+, मतलब 2 Hg मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो कुल मिला के एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। जिंक आयन Zn2+। +3 वाले भी हैं। एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम क्या करता है, +3 बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऑरिक आयन Au3+, गोल्ड है, ठीक, यहाँ देखो ऑरस था, 1 दिया था तो ऑरस कहें, ठीक है, और 3 दे दिया तो ऑरिक कह दिए। क्रोमियम आयन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। आयरन 2 दिया था तो फेरस कहा था, 3 दे दिया तो क्या कह दिया, फेरिक कह दिया। स्कैंडियम आयन Sc3+ है। आर्सेनिक आयन As3+ है। बिस्मथ आयन Bi3+ है। एंटीमनी आयन Sb3+ है। माइनस वाले को भी देख लो कि भाई ऊपर तो आपने जिनकी पढ़ा उन्होंने वे दे रहे थे, नीचे लेने वाले हैं। ब्रोमाइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Br-। क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl-। फ्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, F-। आयोडाइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, I-। 2 वाले भी हैं। ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, O2-। सल्फाइड आयन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, H2-। 3 वाले भी हैं। नाइट्राइड आयन N3- बनाता है, नाइट्रोजन। फास्फोरस, फास्फाइड आयन बनाता है, P3-। बोराइड, बोरॉन जो है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके B3- बनाता है। दीज एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है, जिन पे डॉट लगा है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो वैलेंसी 1 से ज़्यादा भी दिखाते हैं। सो रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसी इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में उनकी वैलेंसी रोमन न्यूमरल से दिखाई जाती है कि वैलेंसी कहीं पे 2 होगी, कहीं पे 3 होगी, कहीं पे 1 होगी, कहीं पे 4 होगी।
आगे चलते हैं। सम कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन, अब यहाँ पे एक एक एटम आयंस बना रहे थे। पॉलीएटॉमिक मतलब कि मॉलिक्यूल क्या करे, मॉलिक्यूल हो, ठीक है, और वो क्या करे, प्लस या माइनस चार्ज बनाए। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक, जिसको बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं, HCO3, ये पूरा मिल करके एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया है, माइनस चार्ज लिया है, तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है पूरा मिल करके, ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। हाइड्रोजन सल्फेट है HSO4 माइनस, HSO4 ने क्या किया, H2SO4 होता है, ठीक, एक हाइड्रोजन को रिलीज किया होगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे गया होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर क्या किया गया, प्लस चार्ज बना लिया होगा, बाइसल्फेट आयन कहते हैं इसको। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस चार्ज धारण किया है। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस धारण किया है। कार्बोनेट आयन CO3 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। मैग्नेट आयन MnO4 2 माइनस, इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। थियोसल्फेट आयन H2O3 2 माइनस। सिलिकेट आयन SiO3 2 माइनस। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। सल्फाइट आयन SO3 2 माइनस, -3 वाले को भी देख लो। फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। आर्सेनेट आयन ASO4 3 माइनस। आर्सेनाइट आयन ASO3 3 माइनस। देखो ASO4 था तो आर्सेनेट बोल रहे थे, ASO3 हो गया तो आर्सेनाइट बोल दिया। फॉस्फेट देखो पढ़ा था, PO4 को फॉस्फेट पढ़ते हैं और PO3 को क्या पढ़ते हैं, फॉस्फाइट पढ़ते हैं। अभी और है, क्लोरेट आयन है, नाइट्राइट आयन है, परमैंगनेट आयन है, एसीटेट आयन है, साइनाइड आयन है, हाइपोफॉस्फेट आयन है, मेटा एल्यूमिनेट आयन है, ठीक है, अमोनियम आयन है, क्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है, ऑक्जिलेट आयन है, बोरेट आयन है, फिर साइनाइड आयन है। अब देखो Fe, ठीक, फिर Cn पे पावर 6 और इन पूरे पे जाके -3 लगा है, इसको फिर साइनाइड आयन कहते हैं, याद कर लेना। कार्बाइड आयन देख रहे हो C4 माइनस है, कार्बन के ऊपर -4 आ गया है। फेरोसाइनाइड आयन है FeCN6, वहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पे 4 माइनस आया है, तो इसे अब देखो 3 था तो फेरी कह रहे थे, 4 हुआ तो फेरो हो गया। शब्दों पे ध्यान दोगे तो कुछ चीज़ें अपने आप आपको आसान लगेंगी बाद में। टाइप टेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टेस्ट कैसे होता है। अ केमिकल रिएक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग, क्या केमिकल रिएक्शन जो है कुछ चीज़ों को फॉलो करेगा, कुछ चीज़ों को अगर पूरा करके दिखाएगा तो ही मानेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो कुल मिला के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, कैसे लक्षण दिखाता है। देयर मस्ट बी इधर रिवॉल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी अकम्प्लीट विथ चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा या तो हीट निकलेगा या तो हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज आएगा, या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि अपने आप हीट रिलीज होगी, उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। कुछ में टेम्परेचर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, मतलब आपको अलग से देना पड़ेगा खुद से, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शन मस्ट अकर बिटवीन फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगी उसकी क्वांटिटी फिक्स होगी, उसकी मात्रा एकदम निश्चित होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट भी बनेगा। देयर मस्ट नॉट बी इधर गेन और लॉस ऑफ मैटर, ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा मैटर में कोई गेन या लॉस नहीं होगा, ठीक, केमिकल रिएक्शन जो होगा वह फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जितना रिएक्टेंट है, अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो 10 ही ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ना तो कम बनेगा ना तो ज़्यादा बनेगा। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन मस्ट हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट, कराए कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी जो होगी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगी, तब हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, नहीं तो केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो क्या क्या ध्यान देना है, हीट निकलेगी या तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक, रिएक्टेंट की मात्रा जो होगी वो फिक्स होगी, ठीक, कभी भी गेन या लॉस नहीं होगा मैटर का, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, ठीक, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो क्वालिटीज होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, लक्षण होंगे, गुण होंगे, वह रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगी, ठीक, मतलब कुछ नया बनेगा तो ही केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। केमिकल इक्वेशंस, हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, सभी केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशन से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज
शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? शॉर्ट हैंड है, मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, सिंबल्स का इस्तेमाल करके, फार्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक। जो भी केमिकल्स, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनका हम सिंबल और फार्मूला लिखते हैं, न कि नेम लिखते हैं, ठीक। तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर अरेंज्ड टू शो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कराया कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन जो भी हुआ रहता है उसके सिंबल और फार्मूला को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में, और फिर दिखाते हैं केमिकल इक्वेशन को। जैसे एग्जांपल है, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड इट गिव्स पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। जब पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन देता है। दिस रिएक्शन may be presented in the form of a chemical equation as follows। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फार्मूला है, ये देखो सिंबल और फार्मूला हो गए। एरो बता रहा है कि ये देखो रिएक्टेंट है, इधर क्या है? रिएक्टेंट है, और उस साइड क्या है? प्रोडक्ट है। क्या बना? KNO2 बना, पोटेशियम नाइट्राइट, और साथ में O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। सेकेंड, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। देख लो, Zn जिंक का फार्मूला हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया H2SO4, दोनों को ऐड किया गया, रिएक्टेंट से, एरो से दिखाएं प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर संख्या एक से ज़्यादा है तो उन्हें आपस में प्लस साइन से ऐड करके दिखाएंगे, एरो बना के दिखाएंगे प्रोडक्ट बनता हुआ। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या क्या रूल है? सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखते समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में उनके सिंबल या फार्मूला के रूप में हम लिखते हैं। अ प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट की संख्या एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन लिखा जाता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स। प्रोडक्ट्स को हम सिंबल या मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में राइट साइड में लिखते हैं, एरो बना के। अ प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में अगर संख्या एक से ज़्यादा है तो वहाँ भी प्लस साइन लगाया जाता है। In between the reactants and products, an arrow sign is inserted to show which way the reaction is occurring। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम एरो लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। जैसे A प्लस बी, ये क्या है? रिएक्टेंट है, और रिएक्शन किस तरफ हो रहा है? राइट साइड की ओर। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। इन दिस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर A एंड B आर द रिएक्टेंट्स, C एंड D आर द प्रोडक्ट्स। द एरो इंडिकेट्स दैट, एरो दिखाता है कि द रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ C एंड D। रिएक्शन जो होता है आगे बढ़ करके C और D को फॉर्म करके दिखा रहा है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस मतलब बराबर, संतुलित कैसे, मतलब दोनों ही साइड, लेफ्ट और साइड और राइट में नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना ही क्या कहलाता है? बैलेंसिंग कहलाता है। नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना? बराबर करना। अब बैलेंसिंग का एक पैटर्न होता है, जब भी आप बैलेंसिंग करो, ठीक, तो एक ऑर्डर फॉलो करो। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? मेटल को देखना चाहिए, जो मेटल के एटम्स हैं पहले उनको करो, ठीक। उसके बाद में क्या करो? नॉन मेटल्स को करो। जब नॉन मेटल का जो एटम है उसे बैलेंस कर दो। नॉन मेटल्स के बाद में क्या करो? ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर दो। ऑक्सीजन के जो एटम है उनको बराबर करो। और लास्ट में क्या कर दो? हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे आपको बैलेंसिंग करने में सुविधा होगी। एक पैटर्न है, आराम से इसे फॉलो करोगे तो सुविधा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में Zn जिंक एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक है, H2 यहाँ पे भी 2 है, ठीक। अब सॉरी मैं इस पैटर्न पे चलता हूँ। जिंक क्या है? मेटल है, तो पहले हम मेटल को बात करें तो पहले हम जिंक देखें बराबर है। फिर नॉन मेटल सल्फर है, यहाँ पे एक था और इधर भी एक ही है, तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे वाले को देखते हैं, सोडियम मेटल है,
पहले इसको देख लो, बराबर बराबर है, एक एक है, नॉन मेटल नहीं है यहाँ पे, ठीक। दूसरा आते हैं हाइड्रो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे भी एक है। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 1 3 है। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसके इस पे बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, तो यही आपको यहाँ पे करना सीखना है। अब देखो यहाँ पे अगर बैलेंस करना है, मैं यही करके दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर दो, यहाँ 2 लगा दो, क्या लगा दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लिख दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ का 4 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ 2 लगाए थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया था। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 लगा दो, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बैलेंस कर देते हैं, सब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, बराबर हो जाए तो बैलेंसिंग हो गई। बैलेंस्ड इक्वेशंस, द इक्वेशंस इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। कराए कि वह इक्वेशन जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की जो एटम्स की संख्या है वह रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अब कराए ऊपर, इक्वेशन सेकंड इज नॉट बैलेंस्ड। इक्वेशन सेकंड क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, इट इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक, आप देख रहे हो कि उसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या बराबर नहीं है, ऐसे हम केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपको सवाल के रूप में मिलते हैं, जिसे आपको बैलेंस करना होता है। रीजन ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस, इक्वेशंस को बैलेंसिंग करने का रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से एटम्स की जो संख्या होती है इक्वेशन के दोनों साइड में, और चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, वह बराबर होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, फॉलो होगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इक्वल इन एन इक्वेशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड बैलेंसिंग। किसी भी इक्वेशन की किसी भी तरफ, इक्वेशन में किसी भी तरफ एटम्स की संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं। इक्वेशन में किसी भी तरफ लेफ्ट हो चाहे राइट, ठीक, हम जब एटम्स की संख्या को बराबर करते हैं दोनों तरफ तो उसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। Steps in balancing of chemical equations. A number of steps are involved in balancing a chemical equation. एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि भाई सोडियम यहाँ पे भी एक था, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी एक था। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 3 है, और ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में 1 है। अब मैं इसके स्टेप्स को छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक, मैं आपको मेन तरीके से बस सिखा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चलो यहाँ पे एक और दे रखा है, इसको देखते हैं। FeS प्लस 4H2O गैस रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, Fe3O4 और H2 गैस। इधर देखो Fe 1 है, यहाँ पे Fe3 है। सबसे पहले हम मेटल को ही देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। चलो यहाँ 3 लिख देते हैं, Fe बराबर हो गया। बाकी देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, O4 है, यहाँ पे भी 4 ही है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो 4 2 8 हो गया, 4 दूना 8 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 4 लगा दो, इसके सामने क्या करो, 4 लगाओ। कभी भी आप पीछे साइड कुछ भी मत करना, ठीक है, जो भी आपको लगाना है नंबर्स और सामने लगाओ, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, ठीक है, उसके सामने लगाओ। अगर मॉलिक्यूल के सामने लगाओगे तो उसमें जितने एटम्स होंगे सब में मल्टीप्लाई होकर संख्या बढ़ जाएगी। तो देखो बैलेंस हो गया, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, सब बराबर हो गए।
अब इसे इतना पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। तो अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ठीक है, एटम्स की संख्या को बराबर कर देते हो तो बराबर हो जाता है, ठीक, बैलेंस हो जाता है आपका इक्वेशन रिएक्शन, ठीक। इस मेथड को नीट एंड टाइल मेथड कहते हैं कि भाई कम ज़्यादा आपको करना होगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशंस, इन दीज इक्वेशंस चार्ज बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इन इक्वेशंस में चार्ज को भी बैलेंस करना होता है। इनिशियल Cu2 प्लस है एक्वस प्लस H2S, इधर क्या है CuS है प्लस H प्लस है, यहाँ पे Cu2 प्लस है, दो पॉजिटिव चार्जेज हैं, इधर कितना है एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखो एटम्स की भी संख्या को ध्यान में देखना है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इसके लिए हम क्या करेंगे हाइड्रोजन के सामने 2 लगाएंगे, क्या करेंगे 2 लगाएंगे। अब 2 जब हाइड्रोजन के सामने लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन पे दोनों पे ही प्लस चार्ज हो गया, ठीक, इस 2 का प्लस में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 अपने आप हो गया, ये क्या हो गया अब बैलेंस हो गया। लेफ्ट में भी 2 प्लस चार्ज था, राइट में भी 2 प्लस चार्ज हो गए, इसी बैलेंस हम कर लेते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। सोडियम क्लोराइड फार्मूला क्या होता है NaCl, ठीक है, आयंस क्या क्या है Na+Cl-। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 Mg2+ एंड Cl-। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO Mg+2 है, O2- है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 Ca2+ है, Cl- है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO है फार्मूला, Ca2+ है, O2- है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, NH4 पे प्लस है और Cl पे माइनस है। बैरियम क्लोराइड BaCl2 है, Ba2+ है और Cl पे क्या है माइनस है, ठीक से लिखा नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है, K पे प्लस है और पूरे NO3 पे माइनस है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 पे प्लस चार्ज है और SO4 पे 2 माइनस है, तो ये 2 है तो अपने आप बराबर हो गया। क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 है, Cu पे 2+ है, SO4 पे 2 माइनस होना चाहिए यहाँ पे। क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 है, Cu+2 है और Cl पे माइनस है। ये फार्मूला और नेम तो याद कर लेना, किस केमिकल नेम क्या है और फार्मूला क्या है, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इट्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब एक एलिमेंट एक पदार्थ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब यह है कि एलिमेंट क्या करे शेयरिंग ना करे, शेयरिंग की जगह में क्या करे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले ले। ऐसा करके जब इलेक्ट्रॉन दे और ले करके जब बॉन्ड बनाते हैं उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और तब हम इसे क्या बोलते हैं उस वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, तब उसे हम कोवैलेंसी नहीं कहते। जब हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंसी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक एटम जितना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बना सकता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज देयरफॉर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय द एटम टू फॉर्म एन आयन। एक एटम आयन बनाएगी जितना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी उसी के बराबर होती है। एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड दोज हु गेन इलेक्ट्रॉन्स सो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज करते हैं, दूसरे को दे देते हैं, वे पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, खुद के ऊपर प्लस चार्ज बनाते हैं। वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं खुद के ऊपर माइनस चार्ज बनाते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल दे रहा है सोडियम क्लोराइड में, इन्हें क्या करता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस बनाता है, क्लोरीन लेता है तो माइनस बना देता है। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1 while that of chlorine is -1। भाई जिसने दिया वो प्लस चार्ज, जो उसने लिया वो क्या करेगा माइनस चार्ज। एलिमेंट्स विच लूज और गेन 1 2 3 etc इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी मोनोवैलेंट। वे एलिमेंट जो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं देते हैं उन्हें हम मोनोवैलेंट, ठीक है, या ऑर्निवैलेंट भी कहते हैं। ठीक, एक वाले को क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट, 2 वाले को डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, 3 वाले को ट्राईवैलेंट, ठीक है, उससे ज़्यादा टेट्रावैलेंट पेंटावैलेंट बढ़ता जाता है। मोनोवैलेंट एलिमेंट्स कौन है, सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है।
डाइवेलेंट कौन है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ऑक्सीजन है। ट्राइवेलेंट कौन है? एल्युमिनियम और बोरॉन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड के क्या क्या लक्षण होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर इन 3 डायमेंशंस टू फॉर्म क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक, ये आपस में जुड़ते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, एक निश्चित ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, एक निश्चित डायमेंशन में जुड़ते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं। देखो, नमक के दाने को हम क्रिस्टल कहेंगे, चीनी के दाने को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल कहेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब इन्हें पिघलाने का जो तापमान होता है, जो उबालने का तापमान होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके एटम्स के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस है, इनके बीच में बहुत तगड़ा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, और इनसे को पकड़ के रखते हैं बहुत कस के। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ढेर सारी हीट एनर्जी चाहिए होती है। हेंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर हाई। तो हम ये कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे कि बेंजीन है, एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अल्कोहल है, इनमें नहीं घुलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब अगर इनको इनमें पानी डाल दिया जाए, इनको गीला कर दिया जाए या पानी में इनका घोल बना दिया जाए। मोल्टेन स्टेट मतलब हल्की नमी होगी, गीला होगा, और एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी में एकदम घुल गया होगा। तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इसमें से बिजली बह सकती है। इन सॉलिड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स द आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। जब ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जगह फिक्स होती है, मूव नहीं कर पाते। हेंस सच कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, या ठोस अवस्था में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सूखा नमक से करंट नहीं बहेगा, ठीक, लेकिन उसी नमक में हल्का पानी डाल दो, मोल्टेन कर दो तो करंट बहेगा, या पानी में घोल दो तो भी करंट बहेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर और इज मेल्टेड, इसे पानी में पिघला दो या पानी में घोल दो या पिघला दो, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक्स, क्रिस्टल का जो संरचना है टूट जाता है। द आयंस नाउ बिकम फ्री टू मूव, अब आयंस क्या होते हैं? गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। एंड कैन देयर फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए बिजली का संवहन करेंगे, कंडक्शन करेंगे। दैट द आयनिक कंपाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन सोल्यूशन बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं यह मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, या सोल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक, कुछ एक्टिविटी से आप देख सकते हो। नमक पानी का घोल बना लो, उसमें तार डालो, ठीक है, बिजली को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, एटम्स की का बंटवारा करते हैं, ठीक है, और बॉन्ड बनाते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे, जो एटम्स का द्वारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ठीक है, दो एटम इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग इस तरीके से करते हैं कि दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है। एटम्स एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैसेस, इस तरीके से शेयरिंग करते हैं कि उनके पास का जो सबसे पास का नोबल गैस होता है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको मिल जाता है, स्थिर हो जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम्स क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों एटम्स दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों 3 शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। A single covalent bond is formed when one pair of electron is shared between two atoms. जब दो एटम्स एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखा रहा है। देखो, इस हाइड्रोजन ने क्या किया? एक एटम
एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये देखो, ठीक है, और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे दिए, और क्या बना, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ही एटम क्या करते हैं, आपस में जुड़ने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग के लिए देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मिल करके एक शेयर्ड पेयर बन जाता है, ठीक, और सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अगर एक शेयर पेयर होगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। CH4 देख लो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब इसको 4 एटम्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है, इसको एक ही चाहिए। अब कार्बन क्या करेगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक, ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन ने यहाँ दिया, फिर कार्बन हाइड्रोजन ने यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया। इस तरीके से कार्बन को 8 पूरा हो गया, और हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक, और दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई, दोनों ही क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड देख लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, कुल आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले सेल में कितने होते हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में है, ठीक, और होना कितना चाहिए, 8 के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन वाले के साथ जाएगा, कहेगा भाई 2 तुम दे दो, 2 मैं दे देता हूँ, ठीक, हम दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अब 4 इसका पहले से बचा है, देखो 2 2 4 और 4 यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 8। ऐसे ही इसके पास 2 2 4 और 4 यहाँ वाला 8, डबल बॉन्ड बना करके दोनों ने अपने आप को क्या किया, स्टेबल कर लिया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पा लिया। और देख लो इथाइलिन मॉलिक्यूल, कार्बन, ठीक है, अब कार्बन डबल बॉन्ड बना के दिखाएगा। अब 2 कार्बन एटम्स थे, ठीक, ये स्टेबल होने के देखो क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और फिर 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे इनका 4 हो गया, ठीक, 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 इधर भी हो गया। हाइड्रोजन भी अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इथाइलिन क्या है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लो, नाइट्रोजन बनाता है, कौन बनाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 5, 3 की कमी पड़ रही है। नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन से मिलेगा, कहेगा भाई 3 तुझको भी चाहिए, 3 मुझको भी चाहिए, चलो 3 की बंटवारे हिस्सेदारी करते हैं, कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ये नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक, ये वाला भी 3 दे रहा है, इनको मिला के कितने हो जाएंगे, 6। अब 6 क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया शेयरिंग वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से था, देखो इसका भी 8 हो गया। ऐसे ही इधर वाले के पास भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों अपनी अपनी ज़रूरतें क्या करेंगे, पूरी कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड बना करके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उनका क्या क्या लक्षण होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये जो भी कंपाउंड्स होते हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऑयल नहीं होता, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन दोज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखने की जो क्षमता होती है, ताकत जो बल होता है, वह आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसलिए ज़्यादा ताकतवर होती है। Therefore, covalent compounds are usually volatile, liquid और gases। इसलिए ज़्यादातर क्या होते हैं, volatile, liquid या गैस होते हैं। volatile का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो, बड़े आसानी से भाप बन के उड़ जाए, ठीक, मतलब जिनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ना हो। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सामान्यतः कम ही होता है। सिंस कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सो कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो एनर्जी कम खर्च होगी। हेंस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे ना, एल्कोहल में, एसीटोन में, बेंजीन में,
ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इन सब में घुल जाएगा, क्योंकि सभी क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स ही हैं। कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का संवहन नहीं करेगा, मतलब करंट नहीं बहेगा। दिस इज बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस नहीं है, ठीक है, तो अब बिना आयंस की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डिंग इन मेटल्स। मेटल्स में बॉन्डिंग कैसी होती है? एज यू नो, आप पहले से जैसा कि जानते हो, मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। मेटल्स क्या होते हैं? काफ़ी कठोर ठोस होते हैं, एटम से ही बने होते हैं। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द एटम्स इन अ मेटल आर वेरी क्लोज पैक्ड टुगेदर। एटम के अंदर जो मेटल होते हैं बड़े अच्छे से पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को एकदम कस कस के पकड़े होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स क्लोजली टुगेदर इन अ मेटल इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। मेटल में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जिस फोर्स के साथ पकड़ के रखता है, उस फोर्स को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटल एटम्स लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल एटम क्या करेगा? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है पॉजिटिव चार्ज आयन बनाने के लिए, और उसे हम कैटायन कहेंगे। उस पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स दस लॉस्ट मूव फ्रीली इन द मेटल। तो मेटल क्या करेगा? बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मेटल के अंदर घूमता रहेगा, उसी मेटल के अंदर क्या करेगा? घूमता रहेगा। उस इलेक्ट्रॉन को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बट द कैटायंस डू नॉट लीव देयर पोजीशन। कैटायन में जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। सो इन अ मेटल लैटिस इट इज एज्यूम्ड दैट द मेटल आयंस आर इमर्ज इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम मानते हैं कि मेटल के जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में क्या कर रहे हैं? डूबे हुए हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल जो होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा क्या होता है? कंडक्टर होता है, संवाहक होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर है, a chemical bond is the force of attraction which holds together the atoms and molecule। chemical bond वह force of attraction होता है, ठीक है, वह आकर्षण वाला बल होता है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम को बांध के रखता है। एंड इलेक्ट्रो बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो बॉन्ड बैलेंस जो बॉन्ड है वह इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के पूरी तरीके से दूसरे एटम में चला जाता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि हमने सोडियम क्लोराइड में देखा था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस चार्ज बनाया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस चार्ज बनाया, दोनों जुड़ गए और NaCl बन गया। एटम्स व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वे एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। एटम्स व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। वे एटम जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और नेगेटिव आयन बना सकते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। करें किसी भी एटम के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम, एक एटम के द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो दिया जाए या तो लिया जाए, स्टेबल कन्फिग्रेशन पाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बाय एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड इक्विवेलेंसी। एक एटम जितना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है उसको हम उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कंबाइनिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन बांटते हैं और उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड जिससे कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। The total number of electrons shared by a given atom in the formation of covalent bond to attain the stable configuration of its nearest noble gas is known as covalency। है कि कोवैलेंट बॉन्ड के में किसी भी एटम के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वह स्टेबल हो सके, नोबल गैस के बराबर कन्फिग्रेशन बना सके, उसे हम उसका कोवैलेंसी कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंसी कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम क्लोजली टुगेदर इन अ मेटल इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। मेटल के अंदर एटम्स को दूसरे एटम्स जो है दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिस फोर्स के कारण एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं उस फोर्स को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो चैप्टर खत्म होता है और एक्सरसाइज आपको दिया गया है क्वेश्चंस, तो हम एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो फाइनल हुआ। अगर आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।